आज हम लेकर आए हैं महारानी लक्ष्मीबाई का 21वां भाग। 21वां भाग है रोज द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। मुरार पर रोज का अधिकार। रोज ने अपनी सेना के कई भाग करके अनुभवी अफसरों को उनका नेतृत्व सौंप दिया। ब्रिगेडियर इस्मत को ग्वालियर के पूर्व की ओर 5 मील परकोटे की सराय भेजा। एक अफसर को ग्वालियर और आगरा के मार्ग पर और स्वयं एक प्रबल दल लेकर 6 जून को कालपी से ग्वालियर की ओर बढ़ा। मार्ग में वह ब्रिगेडियर स्टुअर्ट से मिल गया। 13 जून को जनरल रोज बहादुरपुर गांव पर आ गया, जहां जयाजी राव की पराजय हुई थी। जनरल रोज के साथ मध्य भारत और ग्वालियर के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। उन्होंने इस बीच एक चाल खेली। जयाजी राव और दिनकर राव को आगरा से बुलवा लिया। इधर मुरार में पेशवा की सेना बहुत थी, किंतु यह संगठित और व्यवस्थित नहीं थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। जनरल रोज ने मात्र 2 घंटे के युद्ध में पेशवा की मुरार वाली सेना को हरा दिया और मुरार पर अधिकार कर लिया। यदि पेशवा अपने रास रंग में 12-13 दिन बर्बाद न करता और यदि इन सैनिकों को विभक्त करके अपने विश्वसनीय सेनापतियों की अधीनता में आरंभ से ही अनुशासन के साथ रखा होता तो यह दशा न होती। राव साहब व तात्या की शर्मिंदगी। पेशवा ने अपनी मुरार की सेना को पराजित होकर ग्वालियर आते देखा तो उसका नशा कपूर की तरह उड़ गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। रोज ने ग्वालियर की उस सेना को माफ़ी का आश्वासन दिया जिसने पेशवा का साथ दिया था और यह लिखित घोषणा प्रकाशित कर दी कि अंग्रेज ग्वालियर के राजा को पुनः गद्दी पर बैठाने के लिए पेशवा से युद्ध करने आए हैं। इस घोषणा से सरदारों व सैनिकों में फूट पड़ गई। उनके मन बदल गए थे। कुल मिलाकर पेशवा ने ग्वालियर सेना को अपने पक्ष में करने के लिए जितने उत्सव व दावतें की थीं, सब बेकार हो गए थे। पेशवा और बांदा के नवाब की कर्तव्य विमूढ़ हो गए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उन्हें झांसी की रानी की याद आई, परंतु किसी में भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें यही बात खाई जा रही थी कि रानी को कैसे मुँह दिखाएं। अतः पेशवा ने तात्या को रानी के पास भेजा। तात्या लज्जित सा रानी के सामने पहुंचा। रानी के पास जूही और मुंदर बैठी थी। तात्या नमस्कार करने के बाद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्या बात है सरदार साहब? रानी ने व्यंग किया। ये तोपें कहाँ चल रही थीं? तात्या ने विनीत भाव से कहा। अब क्षमा प्रार्थना तक का समय नहीं है भाई साहब, रानी ने कहा। क्या भंग छानने का भी समय नहीं? क्या एक तान सुनने का भी समय नहीं? तात्या उनके पैरों में गिरने को हुआ। रक्षा करो देवी। रानी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। जूही बोली, सरकार क्षमा कर दीजिए। रानी मुस्कराई। तात्या, उन्होंने कहा, मुझे बड़ी आशाएं थीं। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, किंतु उसके लिए दृढ़ होना पड़ेगा। जो भी आज्ञा होगी उसका तन मन से पालन करूँगा। आपको कभी उल्हाने का अवसर नहीं मिलेगा। तात्या बहुत लज्जित था। रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, कदाचित यह मेरा अंतिम युद्ध होगा। क्यों मुंदर, स्मरण है बाबा गंगादास ने क्या कहा था? कदापि नहीं सरकार, जूही तड़प कर बोली। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वराज्य की भवन की नींव 1 या 2 पत्थरों से नहीं भरेगी। तात्या अधीर होकर कातरता से रानी का मुंह देखने लगा। तब रानी ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया,
घबराओ नहीं, पेशवा से कहो कि धैर्य से काम ले, जो योजना बताती हूँ उसके अनुसार काम करे, कदाचित विजय प्राप्त हो जाए। ना भी हो तो युद्ध सामग्री और सेना को दक्षिण में ले चलने का प्रबंध रखना। तुम इस कार्य के आचार्य हो। रानी ने कुछ ही देर में तात्या को अपनी योजना विस्तार पूर्वक समझाई और फिर अपने 5 सरदारों को समझा दिया। ग्वालियर में युद्ध। 17 जून को सवेरे ही ब्रिगेडियर स्मिथ ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। युद्ध आरंभ हो गया। ब्रिगेडियर स्मिथ का आक्रमण कोटा की सराय से शहर पर होना था, पर पूर्व दिशा से रानी की तोपों की मार के भीतर जब स्मिथ की सेना आई तो रानी के गोलंदाजों ने तोपें चला दी। अंग्रेजी सेना की अग्रिम पंक्ति के पर खच्चे उड़ गए। अंग्रेजी सेना ने तुरंत कदम वापस खींच लिए। रानी के लाल कुर्ती सवारों ने तुरंत छापा मार युद्ध आरंभ कर दिया। उस समय स्मिथ ने एक चाल खेली। उसने अपनी सेना काफ़ी पीछे कर ली, जिससे रानी की सेना काफ़ी आगे बढ़ गई। इन सवारों को ज़्यादा आगे चले जाने से पीछे खाली स्थान रह गया। तब स्मिथ ने रानी के मोर्चे पर कई दिशाओं से आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, तलवारें चलीं, लोहे से लोहा टकराते ही चिंगारी से चमक उठती थी। अचानक स्मिथ की अन्य 2 पलटनों ने भी रानी पर आक्रमण कर दिया। रानी के सवारों को पीछे हटना पड़ा। उस समय स्मिथ ने फूलबाग पर अधिकार करने के लिए रानी की सेना को छिन्न भिन्न करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अपने सवारों को पीछे हटता देखकर रानी तुरंत घोड़ों को दौड़ाती हुई उनके निकट पहुँची। उन्होंने गुल मोहम्मद से कहा, खान, आज हाथ ढीला क्यों पड़ रहा है? बस फिर क्या था? गुल मोहम्मद चीखा। हुजूर, हमारा हाथ अब मुलाहिजा फरमाए। पठान सरदार ने चीखते ही तलवार तेजी से चलानी शुरू कर दी और लाल कुर्तियों को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ गया। रानी भी उनके साथ थी। तभी गुल मोहम्मद ने ऊंची आवाज़ में प्रार्थना की, हुजूर, पहले जूही सरदार का तोपखाना ठीक करें। रानी को लौटना पड़ा। एक टीले के पीछे जूही का तोपखाना लगा था, परंतु लाल कुर्ती को पीछे हटता देखकर वह हड़बड़ा गई थी। अंग्रेज पलटनें उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थीं। तभी रानी की आवाज़ जूही के कानों से टकराई। जूही, तोप का मुंह एक उंगली नीचे कर। जो आज्ञा, उसने उत्साहित होकर कहा और अपने साथियों की सहायता से तुरंत वैसा ही किया। तुरंत रानी ने दूसरा आदेश दिया, मार। तोप ने आग उगली और आगे बढ़ते गोरों की लाशें बिछ गईं। बाकी अंग्रेज सेना पलटकर भागी। रानी जहां पहुंचती उनके सैनिक उत्साह से भर उठते। यद्यपि उनके योद्धाओं की संख्या कम थी, किंतु उनके प्रति प्रत्येक सिपाही को अटल विश्वास था। आखिर उनकी रानी अदम्य साहस, वीरता और योग्यता वाली थी, जो दोनों हाथों से एक समान शक्ति व कौशल से तलवार चलाना जानती थी। अंग्रेज भी वीरता से लड़े, किंतु काफ़ी संख्या में मारे गए। रानी के लाल कुर्ती घुड़सवारों ने कमाल कर दिया था। यथावत आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उस दिन ब्रिगेडियर स्मिथ की सभी चालें व बहादुरी को रानी ने करारी मात दी। रानी के जिन योद्धाओं ने उस दिन के युद्ध में कोई विशेष कार्य किया था, उन्हें शाबाशी दी गई और पुरस्कार बांटे गए। गुल मोहम्मद को कुंवर की उपाधि दी गई। अगला है 22वां भाग, स्वराज्य की नींव का पत्थर, वीरगति। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनना ना भूलिएगा महारानी लक्ष्मीबाई की संपूर्ण कहानी।
सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।